नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मुर्गी पालन में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मुर्गी की नस्लें। तो सीधी बात है, जैसे खेत में फसल होती है वैसे ही यहाँ पर नस्ल होती है, पर नस्ल एक से ज़्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं मुर्गी नस्लें। इनको ब्रिड्स भी बोलते हैं, है ना। तो समान गुणों वाले आकार आकृति और उत्पादन में समानता रखने वाले पशुओं का झुंड क्या कहलाता है? नस्ल। तो अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर मुर्गियों को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में दो तरह से है, एक देसी और दूसरा विदेशी, है ना। तो देसी और विदेशी की हम बातें कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं देसी नस्लें। देसी नस्लों के बाद में अगर हम बात करें तो अब देश की बात हो गई तो विदेश की भी। ये उत्पत्ति लिखा, जैसे चाय पत्ती होती है वैसे उत्पत्ति। देसी नस्लों के बाद में विदेशी नस्लें। तो देसी नस्लों और विदेशी नस्लों में अगर हम देखें तो प्रारंभ में पहला तो अंतर यही है कि देसी नस्लें देसी होती हैं, विदेशी नस्लें विदेशी होती है। 12वीं परीक्षा हो तो बढ़िया मजे आ जाए। जो देसी नहीं होती वो विदेशी, जो विदेशी नहीं होती वो चलो। तो देसी नस्लें जिनका उत्पत्ति स्थल भारत है ना, और विदेशी नस्लें जिनका उत्पत्ति स्थल अन्य देश है। अगर हम बात कर रहे हैं देसी नस्लें, तो देसी नस्लों का अंडा उत्पादन में कमज़ोर है। 60 से 80 अंडे साल भर में, मतलब पूरी ज़िंदगी में 80 अंडे देगी बस। अंडा उत्पादन में कमज़ोर है। इधर 250 से 300 अंडे प्रति वर्ष तक दे सकती है। मतलब अंडा उत्पादन में अगर हम बात करें तो अच्छी मानी जाती है। कौन सी नस्लें? विदेशी। तो हमने पहला गुण देखा अंडा उत्पादन। तो अंडा उत्पादन अगर हम देखें तो साल भर में 60 से 80 अंडे गरीबों के द्वारा दिए जाते हैं। उधर 250 से 300 तक का मामला पहुंच जाता है। ठीक। दूसरा, शारीरिक वृद्धि दर। तो शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर के बढ़ने की दर ऐसा रहता तेजी से, और ये धीरे 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 से मेरी ज़िंदगी में आना, वही धीरे 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 से। और यहाँ पर तीव्र, फटाफट आनंद फटाफट जाना। तो शारीरिक वृद्धि धीरे धीरे होती है और यहाँ पर शारीरिक वृद्धि तीव्र या तेज होती है। अब शारीरिक वृद्धि तेज होने से मांस उत्पादन जो है वो धीरे धीरे तो कम हुआ, और यहाँ पर मांस उत्पादन अधिक, मतलब मांस उत्पादन अधिक मात्रा में करती है। परिपक्वता की बात करते हैं, भाई धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, परिपक्वता। तो इसमें परिपक्वता आती है 24 से 26 सप्ताह पर, मतलब 24 से 26 सप्ताह पर अंडे देना चालू होती है। तो शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी 24 से 26 सप्ताह। इधर वो शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी जल्दी आ जाती है 22 से 24 सप्ताह, क्योंकि शारीरिक वृद्धि दर तीव्र होने के कारण जो है वो जल्दी से अंडे देना शुरू कर देती। फिर अगर हम बात करें तो टांगों पर पंख, टांगों को इंग्लिश में सेंक बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं ना। तो
टांगों पर, शैंक पर, पंख, तो उपस्थित, और यहाँ पर अनुपस्थित। एब्सेंट है आज, ये हो गया। अब इसीलिए अंडे सेहने, जिसको हम हेचिंग बोलते हैं, पालन, चूजों की देखभाल, चूजा पालन, ब्रूडिंग कहते हैं, है ना। तो अंडे सेहने एवं चूजों की देखभाल करने के लिए देसी नस्लों को उत्तम माना गया है। अच्छी नस्लें मतलब अच्छी मम्मी, प्यारी मम्मी, देसी मम्मी, और विदेशी बेकार। देखभाल नहीं करती। क्यों? क्योंकि अंडों को सेहने और चूजों की देखभाल करने के लिए मुझे उसको गर्मी और आर्द्रता देना पड़ती, और गर्मी और आर्द्रता देने के लिए चारों तरफ से ढकना पड़ेगा, और ढकने के साथ साथ पैरों के जो पंख है उनके बीच में उसको गर्मी प्रदान करते हैं। तो गर्मी प्रदान करने का काम देसी मुर्गियाँ अच्छे से कर लेती, इसलिए इनको अंडे सेहने और चूजों की देखभाल में उत्तम माना गया। पर देसी मुर्गियाँ अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन में कमज़ोर हैं, वीक है, जबकि विदेशी अंडे और मांस में बहुत आगे हैं, पर बच्चों की देखभाल में नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये घरेलू मम्मी की तरह है, और ये जो है ऑफिस वाली मम्मी की तरह हो गई, है ना। तो ये हमारे पास में देसी और विदेशी नस्लें। तो एक सामान्य सी जानकारी जो परीक्षा में मुझसे पूछी जा सकती है, कितने अंडे उत्पादन 60 से 80, कब शुरू हुई 24 से 26। तो ये सामान्य सी जानकारियाँ जो देसी और विदेशी के बारे में आपको हमने लिख कर बताई। अब हम उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं कि देसी नस्लें कौन सी हैं और विदेशी नस्लें कौन सी हैं। तो देसी नस्लों और विदेशी नस्लों की हम चर्चा शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हटा रहे हैं। चलो भाई, अब अगली कहानी हमारी चलेगी देसी नस्ल। अब परीक्षा में क्या है, कई बार सिंपल सा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल देसी है और निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल विदेशी। तो अब हम देसी और विदेशी की बातें करते हैं। तो सबसे पहले देसी नस्लें और फिर आएगी विदेशी। तो पहले देसी आइटम देख लेते हैं। तो मुर्गी की नस्लों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगी देसी नस्लें। तो देसी नस्ल के अंतर्गत पंजाब ब्राउन, तो हम ऐसा बोलते हैं कि पंजाब के नेकेड नेक ने, नेकेड नेक ये दूसरी नस्ल है। तो पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग, चिटगोंग का एक और नाम है मलय, है ना। इसके बारे में हम बात करें तो यह आसाम में उत्पत्ति लेता है, आसाम में पाया जाता है, और इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबा पक्षी या सबसे लंबी मुर्गी मानी जाती है, इसलिए इसके बारे में जानकारी हमने लिखी। तो 3 हो गई, पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे, है ना। तो बसे से हमारे पास में आ गया बसेरा, इसी को भी कहते हैं। यह गुजरात का है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र इतना बड़ा लिख नहीं पाएंगे तो MH लिख दिया। गुजरात और महाराष्ट्र का है, और इसकी खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये बीमारियों के लिए संवेदनशील है, बीमारियों के लिए संवेदनशील। बीमारियों के लिए संवेदनशील कहने का मतलब है कि सबसे जल्दी बीमार यही पड़ेगा।
मुर्गियों में सबसे जल्दी बीमार कौन पड़ेगा? बसे। दूसरा, तो पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असील। अब असील की कहानी देख लेते हैं। असील जो है इसको वास्तविक कहा जाता है ना। असील का मतलब असली या वास्तविक से। इसका उत्पत्ति स्थल लखनऊ है। लखनऊ जो है वहाँ पर मिलता है, इसलिए इसको लखनऊ का मुर्गा भी कहे। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ना। अब अगर हम असील की बात करें तो देसी मुर्गी की जितनी भी नस्लें हैं उसमें सबसे भारी है मुर्गा, 4 से 5 किलो। मुर्गी थोड़ी हल्की पड़ रही, 3 से 4। अब भारी है भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा भारी, जबकि मुर्गियों में सबसे भारी नस्ल अलग है, पर देसी नस्लों में सबसे भारी है। अब देसी नस्लों में सबसे भारी है, साथ ही साथ शक्तिशाली है, जिद्दी है, सन्नी देओल है ना, गुस्सेल स्वभाव वाला है। तो शक्तिशाली, जिद्दी और गुस्सेल स्वभाव इसका होता है, इसीलिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो लड़ाई का मुर्गा, पुराने समय में लोग अपने मनोरंजन के लिए इनको पालते थे और इनसे लड़ाइयाँ करवाते थे, तो इसको लड़ाई का मुर्गा बोलते हैं, अंग्रेजी में फाइटिंग कॉक। अब सीधी सी बात है यार, लड़ाई झगड़ा तो वही करेगा ना जो शक्तिशाली है, तो फाइटिंग कॉक के नाम से जाना जाता है। वो जो लड़ाई है उसको हम एक खेल के रूप में देखते हैं, तो इसीलिए उसको खेल पक्षी या इंग्लिश में गेम बर्ड कहते हैं। लखनऊ में पाला जाता है, इसलिए लखनऊ का मुर्गा भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं असील के बारे में। अब हम याद कर रहे हैं पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असील। असील के बाद में अगली जो नस्ल है उसका नाम है टेली, तो टेली चरी। तो अगली नस्ल हो गई टेली चरी। टेली चरी के बाद में अगर हम बात करें तो अगली नस्ल का नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ जो है इसका मांस काला होता है, इसीलिए इसको कहते काला मांसी। मासी नहीं, मानसी, तुम मासी को बुला लाओ। तो ये हमारे पास में 1 by 1 टेली चरी के बाद में कड़कनाथ। अब कड़कनाथ या काला मानसी की अगर हम बात करें तो ये खेल पक्षी है, इधर लिख देते हैं खेल पक्षी, गेम बर्ड। ठीक, तो कड़कनाथ को काला मांसी क्योंकि इसका मांस भी मतलब इसके पूरे शरीर का रंग है काला। काले रंग के लिए जिम्मेदार है वर्णक मेट माइग्लोबिन। शायद आपने सुना होगा कि वो धोनी ने इसका फार्म हाउस बना कर रखा है, अपने फार्म हाउस पर इनको पाल कर रखे हैं। काला मांसी, रंग काला, वर्णक मेट माइग्लोबिन। सबसे हल्का मुर्गा 1.5 का, मुर्गी 1 की। सबसे खास बात है कि रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे ज़्यादा है, मतलब आसानी से बीमार नहीं होता। तो रोग प्रतिरोध क्षमता सर्वाधिक है, मतलब बीमार नहीं होता। क्या नहीं होता? बीमार। तो रोग प्रतिरोध क्षमता सर्वाधिक हो गई है। ठीक, पर रोग प्रतिरोध क्षमता सर्वाधिक कब होती है? जब इसको खुले में पालते हैं, घूमने फिरने दो। अगर तुमने इसको पिंजरे में रखा तो ये बीमार पड़ जाता है।
तो खुले प्रणाली में सबसे अच्छी नस्ल जो है वह काला मांसी कड़कनाथ। अब नाम भले ही कड़क है पर मांस मुलायम और स्वादिष्ट होता है, तो स्वादिष्ट और मुलायम मांस कड़कनाथ का होता है। कड़कनाथ इसको इसलिए बोला क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोध क्षमता इसके अंदर है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, कड़कनाथ। पर अगर हम इसको सघन प्रणाली में रखते हैं, सघन प्रणाली मतलब पिंजरे के अंदर या किसी दायरे के अंदर रखते हैं तो सघन प्रणाली कहलाती है। और यहाँ पर इसको एक बीमारी लगती है, उसका नाम है मेरेक्स। तो मेरेक्स रोग के लिए संवेदनशील है, सघन प्रणाली में मेरेक्स रोग के लिए संवेदनशीलता दिखाता है, जिसका नाम है कड़कनाथ या काला मांसी। परीक्षा के हिसाब से अगर हम बात करें तो कड़कनाथ या काला मांसी मध्य प्रदेश के अंदर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। अब भाई परीक्षा भी मध्य प्रदेश की, तो परीक्षा में प्रश्न भी कड़कनाथ का ही आएगा, है ना, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कड़कनाथ जो है काला मांसी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, रंग काला, मिट माइग्लोबिन वर्णक के कारण, मुर्गा 1.5 किलो का, मुर्गी 1 किलो की, हल्के पुल्के पल के लिए, है ना, ऐसा टीवी में डालना है, हल्के पुल्के पल के लिए बिंगो टेढ़े मेढ़े, पर यहाँ पर हल्के पुल्के पल के लिए कड़कनाथ। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं तो देसी नस्लों में हमने अगर हम बात कर रहे हैं तो याद भी करते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें भी याद करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पंजाब ब्राउन, पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असील तेली का कड़क। अब देखो मैंने कुछ नामों को अंडरलाइन करा है, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये वो नस्लें हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं, मुख्य जो है मूल नस्लें इन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर याद करने का तरीका, पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असेल तेली का कड़क घाघरा चोरी किया। अब घाघरा शब्द आया तो वहाँ से अपन लेकर आए घाघस, घाघस, घाघस जो है वह कर्नाटक की है और इसके बारे में कहते हैं कि चूजों की देखभाल और अंडे सहने में सबसे उत्तम है। तो ये सबसे अच्छी मम्मी प्यारी मम्मी कुड़क माँ। तो कुड़क माँ बनने के लिए प्रसिद्ध नस्ल का नाम क्या है, घाघस। तो घाघस कर्नाटक की है और क्या बनने के लिए तैयार है, कुड़क माँ। अब घाघस के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में याद करने का तरीका, पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असील तेली का कड़क घाघरा चोरी कर काले हाथ किए। काले हाथ मतलब काला हस्ती। तो इस तरह से यह जो है हमारे पास देसी मुर्गियों को याद करने का ट्रिक या सूत्र है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो पंजाब के नेकेड नेक ने चिटगोंग में बसे असील तेली का कड़क घाघरा चोरी कर काले हाथ किए। ये इस तरह, काले हाथ मतलब काला हस्ती, घाघरा मतलब घाघस, और घाघस कर्नाटक की है सबसे अच्छी कुड़क माँ, अंडों की देखभाल और चूजों की देखभाल के लिए सबसे उत्तम नस्ल मानी गई है, पहला। दूसरा, देसी नस्लों में सबसे भारी है असील, सबसे हल्की है कड़क। नाम भले ही कड़कनाथ है पर मांस कैसा है, मुलायम, स्वादिष्ट भी होता है, ठीक है। तो स्वादिष्ट और मुलायम मांस प्राप्त करते हैं कड़कनाथ। कड़कनाथ को आपको जो है खुले में पालना पड़ेगा, पर अगर आपने उसको सघन प्रणाली में रखा, सघन मतलब पिंजड़े के अंदर रखा, तो पिंजड़े के अंदर रखोगे तो बीमारी लगेगी मेरेक्स। पिंजड़े के अलावा आपने बिछावन पर रखा तो भी लगेगी बीमारी मेरेक्स। तो खुले में, है ना, मुक्त प्रणाली के अनुसार इसको प्राण लेंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा। तो यह थी हमारी देसी नस्लें, देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी नस्लों के बारे में।
ये थी हमारे पास में देसी। अब देसी नस्लें जहाँ पर ख़त्म हुई उसके बाद चालू होगी विदेशी। देखो, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण भी हम साथ ही साथ पढ़ते जा रहे हैं कि भाई लड़ाई करने वाला या खेल के लिए कौन, तो असील है। काले मांस वाला कौन है, कड़कनाथ। तो ये उद्देश्य भी हमारे पूरे होते जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी नस्लों की। जैसे कि आप जानते हैं, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन में बहुत अच्छी होती है। दुनिया भर की जो विदेशी नस्लें हैं उनको यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो विदेशी नस्लों को 4 वर्गों में सबसे पहले तो हम बांटते हैं। तो 4 वर्गों में, है ना। तो पहला, यहाँ तो पहले लिखूं विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लों को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला जो वर्ग है उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय वर्ग। अब देखो, यहीं पर धीरे धीरे सीखते चलेंगे। भूमध्य सागर को हम कहते हैं मेडिटेरियन वर्ग। अगर मेडिटेरियन वर्ग की कहानी देखें तो इस वर्ग के अंतर्गत जो पक्षी आते हैं वह अंडा उत्पादन के लिए फेमस है। तो एक बात तो यहाँ पता चली गई कि ये इस वर्ग के पक्षी क्या देते हैं, अंडा। ये बात हो गई। अब अगर इस वर्ग के अंदर हम उदाहरण देखेंगे तो उदाहरणों की मैं बात करूँ, धीरे धीरे मैं याद कराता हूँ। जैसे मिनोरका, मिनोरका, है ना। एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन की तरफ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है मिनोरका। तो मिनोरका जो थी वह भूमध्य सागरीय वर्ग की है, बड़े अंडे देती है। मिनोरका गई एक कोने में, एन कोना। मिनोरका गई एक कोने में हेम्बर्ग के साथ। तो मिनोरका ने एक कोने में हेम्बर्ग के साथ मजे किए, मिजेट, है ना। तो मिनोरका, एन कोना, हेम्बर्ग और मजे। तो मजे मिजेट हो गया। मिजेट के बाद में अगर हम बात करें तो मजे होने के बाद में है तो मुर्गी। मुर्गी क्या देगी, अंडे। तो उसने बटर के समान, बटर मतलब मक्खन, बटर कप। तो बटर के समान वाइट लेग हार्न, वाइट लेग हार्न, ये लिख देता हूँ, वाइट लेग हार्न। मुर्गी की नस्ल है लेग हार्न और उसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है वाइट लेग हार्न। ये वाइट लेग हार्न जो है इसको अंडे देने की चैंपियन कहते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने के लिए फेमस नस्ल ही कौन है, वाइट लेग। और ये रहने वाली है इटली की। कहाँ से आई है, इटली से। इटली की अगर हम बात करें तो इटली इसका उत्पत्ति स्थल है। उत्पत्ति स्थल इटली है और वहाँ की यह नस्ल है। और इस भूमध्य सागरीय वर्ग में हल्की है, हल्के पुल्के पल के लिए, पर हल्की है, पर अंडे सबसे ज़्यादा देती है। तो इटली की है, अंडे देने की चैंपियन है, दुनिया भर में अंडे देने के लिए विख्यात नस्ल है वाइट लेग हार्न। अब नाम में वाइट वाइट दिख रहा है, पर अगर हमसे पूछ ले कि वाइट लेग हार्न की त्वचा तो पीली होती है, ये ध्यान देना है, त्वचा पीली। वाइट लेग हार्न भले ही नाम है पर त्वचा पीली। और अंडे देने की चैंपियन इटली की। तो ये है वाइट लेग हार्न, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंडे देती है। इसी वर्ग में दूसरी जो चैंपियन है उसका नाम है मिनोरका। अगर हम बात करें तो मिनोरका भारी भी है, सबसे ज़्यादा भारी नस्ल का नाम मिनोरका, सबसे हल्की नस्ल का नाम वाइट लेग हार्न। पर इस वर्ग में वाइट लेग हार्न, भूमध्य सागरीय में मिनोरका भारी और वाइट लेग हार्न हल्की। देसी में भारी, असील, हल्की, कड़क। सबसे हल्की भी कड़कनाथ ही है। तो मिनोरका ने एक कोने में हेम्बर्ग के साथ मजे किए तो बटर के समान वाइट
स्पेनिश अंडा दिया तो एंडालूसियन। तो इस तरह से आप इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सारी नस्लें याद कर सकते हैं। सर्वाधिक भारी है, अंडे देने में सेकंड चैंपियन है ना, फर्स्ट टापर सेकंड टापर, फर्स्ट टापर सेकंड टापर सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा, भारी है और ये हल्की, इन सब पूरे ग्रुप में। तो ये 4 प्रश्न और हमारे पास में बनते हैं, है ना। मिनोरका, एनकोना, हैम्बर्ग, मिजेट, बटरकप, व्हाइट लेघॉर्न, स्पेनिश, अंडालू। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में ये बात आपको यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, मेंशन नहीं हो तो भाई यहाँ पर 2 स्टार बनाए, मतलब इसकी 2 बातें याद रखना कि अंडे देने में सेकंड चैंपियन और इस वर्ग की सबसे भारी। व्हाइट लेघॉर्न चैंपियन प्रथम और अपने वर्ग में हल्की, तो 2 बातें याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा। तो हमारे पास में जो वर्ग आया वो कौन सा है, भूमध्य सागरी। अब इस भूमध्य सागरीय वर्ग के बारे में एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो पक्षी हैं वो सफ़ेद रंग के अंडे देते हैं, सफ़ेद, वाइट। आप देखो रोड पर ठेलों पर भी वाइट ही दिखते हैं, क्योंकि चैंपियन लोगों ने ही तो फेंके इतने, है ना। चलो, तो ये मेरे पास में पहला वर्ग था। पहले वर्ग के बाद में मैं दूसरे वर्ग की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा वर्ग है एशियाई वर्ग। ये जो एशियाई वर्ग के पक्षी हैं इनकी टांगों पर भी पंख होते हैं, इनकी भी टांगों पर पंख होते हैं। और एशियाई वर्ग को हम अगर देखें तो पाला जाता है मांस के लिए। तो मांस उत्पादक वर्ग है एशियाई वर्ग। ये आपको पता चल गया, ये वर्ग अंडा, ये वर्ग मांस, और इनकी टांगों पर क्या है, पंख। लिख देते हैं टांगों, इंग्लिश में बोलते हैं शैंक, है ना। इसी को पिंडली भी कहते हैं। हमारी घुटनों के नीचे, मतलब बोल सकते दिमाग के थोड़े से नीचे। तो टांगों पर पंख, इसलिए यह चूजों की देखभाल, अंडों की देखभाल करने में भी अच्छा वर्ग माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 नस्लें आती हैं। पहली ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से शुरू होती है, तो इसको चीन में भी उत्पत्ति स्थल मानते हैं। ब्रह्मा के बाद में अगली है कोचीन। कोचीन यह भी चीन की है। और तीसरी है लेगशॉन। तो ये मेरे पास में एशियाई वर्ग में 3 नस्लें। अगर एशियाई वर्ग को देखो तो एशिया को ए से लिखा, ब्रह्मा को बी से, कोचीन को सी के और एल, ABCL, आलिया भट्ट कंपनी लिमिटेड, आलिया भट्ट कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से आप इन तीनों को क्या कर सकते हैं, याद। और ये तीनों जो है चीन में, ब्रह्मा को हम भारत की भी मान सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ पर भी है ना। इसमें से अगर हम बात करें तो एक जो है उसको संघाई फाउल भी कहा जाता है। कोचीन को ही क्या बोलते हैं, संघाई फाउल। तो ये हमारा दूसरा वर्ग खत्म। दूसरे वर्ग के बाद तीसरे वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो वर्ग है उसका नाम है अमेरिकन वर्ग। देखो बच्चों ध्यान से सुनना ना, अमेरिकन वर्ग। कहाँ हुआ कि एक बार ये भूमध्य सागर वाले घूमने गए अमेरिका। अमेरिकन वर्ग। तो ये अमेरिकन वर्ग जो है भूमध्य सागरीय और एशियाई वर्गों के संकरण से बना है। तो भूमध्य सागरीय और एशियाई दोनों के गुण अमेरिकन में है। तो दोनों के गुण हैं, इसीलिए यह अंडा भी देते हैं और मांस। मतलब हम बोले तो द्विकाजी है।
अंडा भी देंगे और मांस भी देंगे। तो अंडा और मांस दोनों चीज़ों का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसको द्विकाजी वर्ग भी कहते हैं। अगली बात, अमेरिकन वर्ग भूमध्य सागरी और एशियाई वर्गों से विकसित हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विकाजी वर्ग। इसके अंतर्गत कौन पक्षी आते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे मालवा, निमाड़, ऐसे ही वहाँ पर अमेरिका में एक प्रांत है जिसका नाम है जावा। आज के समय में रॉयल इनफील्ड मार्केट में चल रही है बुलेट, पहले टाइम पे जावा चलती थी, है ना। अभी चलती है, चलाने से किसने मना करा है, पर मार्केट में ज़्यादा है ना, मार्केट में। तो जावा के अंदर पीएम थे, तो पीएमआर थे, प्लाई माउथ रॉक। तो प्लाई माउथ रॉक पीएमआर, जावा के पीएम। उनका बच्चा था वेंडोट, क्या नाम था, वेंडोट। और बच्चों को अमेरिका में लेमना बोलते हैं। अपन ने लेमना, ठीक है, बकरी के बच्चे को मेमना और यहाँ पर लेमना, तो याद रह जाएगा। जावा के पीएम वेंडोट लेमने को, है ना, अमेरिका घुमाने ले गए। अमेरिका में जिस जगह ले गए उस जगह का नाम था न्यू हैम्पशायर। तो जावा के पीएम ने वेंडोट लेमने को घुमाने ले गए न्यू हैम्पशायर। तो न्यू हैम्पशायर में जब घूम रहे थे तो रोड पर घूम रहे थे, रोड पर, तो रोहड आयरलैंड रेड, जिसको हम बोलते हैं RIR, तो रोहर आयरलैंड रेड वाले रोड पर घूम रहे थे। तो अब उनका जो लड़का था वो एक ब्लैक मतलब काला, जर्सी, अपन तो बोलते जर्किन को जर्सी बोलते हैं, और अगर उधर देखें तो जर्सी मतलब ग्रुप में कुछ अलग। जैसे मान लो कोई आदमी, सब 10-25 लोग खाना खाने बैठे हैं, 25 में से अगर एक आदमी खाना खाते जा रहा है, बोले ये जर्सी जैसा खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप से अलग काम कर रहा है। सबके वजन 50-55 किलो, 50-55 किलो के हैं और कई का 80-90 का आ गया, बोले ये जर्सी। तो ब्लैक कलर है और जर्सी और ज्वाइंट। तो हम बोल रहे हैं कि मुर्गी की नस्लों में सबसे भारी नस्ल यही है, अपने असील से भी भारी, असील से भी भारी है ब्लैक जर्सी ज्वाइंट। तो सर्वाधिक मुर्गियों की भारी नस्ल ब्लैक जर्सी ज्वाइंट, सबसे हल्की नस्ल कड़कनाथ। तो जावा के पीएम ने वेंडोट लेमने को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से RIR रोड से ब्लैक जर्सी दिलवाई, खरीद के दिलवाई होगी, तो ब्लैक जर्सी दिलवाई। तो इस तरह से हमारे पास में ये कौन सी नस्लें हो गई, अमेरिकन। तो जावा के पीएम ने वेंडोट लेमने को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से RIR रोड पर ब्लैक जर्सी दिलवाई, खरीद कर ला दी जर्किन उसको। तो ये हो गया अमेरिकन वर्ग। अमेरिकन वर्ग में अगर हम बात करें तो सबसे भारी नस्ल कौन है, ब्लैक जर्सी ज्वाइंट। अब चौथा वर्ग है भाई, इंग्लिश वर्ग। सबको पसंद इंग्लिश। इंग्लिश वर्ग को हम कहते हैं अंग्रेजी वर्ग। जैसे तुमने कभी बात सुनी हो कि भाई लोग कुत्ते पालते हैं, तो घर में दिखावा करना हो तो छोटा सा कुत्ता पाल लेते हैं वाइट कलर का, बस कोई आएगा चाँव चाँव वहाँ भौंकते रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाल भी बड़े रहते हैं, लोग घुमाते फिराते रहते, तो वो क्या है के लिए, दिखावे के लिए। तो दिखावा करना हो तो इन चारों में से सबसे बढ़िया वर्ग इंग्लिश। हर कोई आदमी इंग्लिश आइटम दिखाएगा, बस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो जैसे मान लो कई बार लोग रहते हैं कि भाई कोई नई गाड़ी खरीद कर लाया तो नई चेन पहन कर आएगा, चेन ऐसी बाहर ही दिखाएगा ताकि लोग देखें। तो वैसे ही अगर आपको मुर्गियाँ पालना हो और दिखाने के लिए पालना हो तो इंग्लिश या अंग्रेजी वर्ग। और दिखावा करने वाली चीज़ें हमेशा टेबल पर रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेबल बर्ड। तो
अंग्रेजी वर्ग को ही टेबल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस वर्ग की बात करें, टेबल बर्ड, इंग्लिश वर्ग, देखो अंग्रेज, कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों की त्वचा सफ़ेद होती है ना, तो अंग्रेजों की त्वचा कैसी है? सफ़ेद। ये बात ध्यान देना है कि इंग्लिश वर्ग की सभी मुर्गियों की नस्ल की त्वचा सफ़ेद, सफ़ेद, अंडे सफ़ेद और त्वचा का रंग पीला। तो यहाँ पर हम नस्लों के नाम याद करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में है ऑस्ट्रेलार्प, आर्पिंगटन, है ना, तो आर्पिंगटन हो गया। रेड केप, आर्पिंगटन, रेड केप। अगली नस्ल की अगर हम बात करें तो वो है डार्किंग, तो अगली नस्ल है कार्निश। अगली है डार्किंग, अगली है ऑस्ट्रेलार्प, तो आर्पिंगटन, रेड केप, कार्निश, डार्किंग, ऑस्ट्रेलार्प। आर्पिंगटन, रेड केप, कार्निश, डार्किंग, ऑस्ट्रेलार्प, और आखिरी में है ससेक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वर्ग में मांस के लिए पक्षी हैं, पर सबसे अच्छा मांस देने वाला है कार्निश। कार्निश जो है सबसे अच्छा मांस उत्पादन के लिए फेमस नस्ल है कार्निश। उसी तरह से दूकाजी नस्लों में फेमस नस्ल का नाम है रोहड़ आयरलैंड रेड, और अंडे देने में तो अपने पास है ही चैंपियन, वाइट लेग हॉर्न। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास में ये विदेशी नस्लों को हमने 4 वर्गों में बांटा है, और इन 4 वर्गों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नस्लें और बातें हैं वह हमने लिखी और पढ़ी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएं, लिखें, और इनको 2-2, 4-4 बार दोहराएंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक जर्सी जॉइंट को दुनिया की सबसे भारी नस्ल कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पर हमने विदेशी नस्लों को हटाते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर है तो वो हम याद कर लेते हैं। जैसे इनकी कर्णपालियों का रंग, कान के अंदर जो पालियाँ होती है इस तरह से कर्णपालियाँ होती है, उसको बोलते हैं ईयर लोब। तो कर्णपालियों का रंग, तो ये जो भूमध्य सागर है इनकी कर्णपालियों का रंग सफ़ेद है, बाकी सबकी कर्णपालियाँ लाल।
कर्ण पालियों का रंग। तो कर्ण पालियों का रंग अगर हम इस वर्ग में देखें तो सफ़ेद है, इधर लाल लाल और लाल। तो ये हुआ कर्णपालियों का रंग। अब कर्णपालियों के रंग के बाद में अगला है, पहले हम पढ़ लेते हैं अंडे का रंग। तो अंडे का रंग तो यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद। इधर कौन है, भूरा, इधर भी भूरा। पर लेमना, लेमना सफ़ेद अपवाद है, लड़का है ना उसका, जावा के पीएम का, अलग ही तेज चल रहा है। और उधर इंग्लिश भूरा। यहाँ पर कौन है, डार्लिंग जो है, लेमना डार्लिंग, लेमना डार्लिंग सफ़ेद अंडे दे रही है। तो आप याद रखना चाहो तो सभी भूमध्य सागरीय, सभी भूमध्य सागरीय और लेमना डार्लिंग सफ़ेद अंडे देती है। सभी भूमध्य सागरीय एवं लेमना डार्लिंग ये कैसे दे रहे हैं, सफ़ेद, बाकी सब भूरे, ख़त्म। आप इस तरह से याद रख सकते। अंडों का रंग होने के बाद में अगला है त्वचा का रंग। इस वर्ग में पीला, और फिर इसके बाद में पीला, और इधर भी पीला। पर यह अंग्रेजों की तो अपन जानते हैं ना, गोरी चमड़ी के, है ना। पर वो सफ़ेद त्वचा जो है ना, उसमें अपवाद है, कार्निश। यहाँ पर माँ, मिनोरका और अंडालुश। माँ तो सफ़ेद रंग की होती है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेक्शॉन, बाकी सब पीले हैं। अंग्रेजों पर कार्निश को भूल जाना, है ना। अंग्रेजों की लड़की का नाम ही कार्निश है, उसका ब्याह हो रहा है, इसलिए हल्दी लगी। अंग्रेजों की लड़की कार्निश का ब्याह हो रहा है तो कलर पीला, बाकी सारे अंग्रेज तो गोरे ही रहेंगे, है ना। उनकी माँ, और टांग, लेग मतलब टांगी तो होती है, तो अंग्रेजों की सफ़ेद होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सफ़ेद, है ना। पर अंग्रेजों के घर में क्या चल रहा है, ब्याह, और ब्याह में उनकी लड़की का नाम कार्निश, इसलिए उसको लगी हल्दी, इसलिए उसका त्वचा का रंग पीला। अंतिम बात हमको याद रखना है पिंडली का रंग, जिसको हम शैंक बोलते हैं। तो बस वही पिंडली का रंग पीला ही होगा, और इधर भी पीला, यहाँ पर और यहाँ पर सफ़ेद। आपको याद हो तो अमेरिकन में ब्लैक जर्सी आया था, ब्लैक, है ना। तो ब्लैक जर्सी जॉइंट, वो सबसे भारी नस्ल है, और उसकी पिंडली का रंग नीला काला है, इसीलिए तो उसका नाम ब्लैक जर्सी रखा।
ब्लैक जर्सी ज्वाइन। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही मिनोरका और एंडालुसियन की सफ़ेद, और इधर लेक्शान का कैसा है, नीला। लेक्शान का क्या हो गया, नीला। तो इस तरह से यह हमारी मुर्गियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें याद होना चाहिए, परीक्षा में अगर पूछ ले तो बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्पादक और अनुत्पादक मुर्गियों के बीच में क्या रहता है, अंतर। तो उत्पादक मुर्गियां जो रहती है उनकी चोंच सफ़ेद हो जाती है। सामान्यतः मुर्गियों की चोंच पीली रहती है ना, और जब वो अंडे देती है तो अंडे में पीलापन पीतक, तो उस चोंच का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद। तो उत्पादक मुर्गी का चोंच का रंग सफ़ेद है ना, और अनुत्पादक का पीला। इसी तरह से अगर हम बात करें तो उसकी आंखें चमकीली होगी तो उत्पादक है, डल है तो अनुत्पादक। फिर पीछे की तरफ जहाँ मुर्गी रहती है, मुर्गी की हड्डियाँ रहती है, उनको बोलते हैं प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन के बीच में 3 उंगलियों से ज़्यादा का अंतर है ना, 3 उंगलियों। गांव में कई भी चीज़ नापना तो उंगलियों से नाप लेते हैं ना, इतनी। तो 3 उंगलियों से ज़्यादा का अंतर है तो उसको उत्पादक मानते हैं, और 3 से कम हो तो उसको अनुत्पादक। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं उत्पादक और अनुत्पादक मुर्गी के बारे में। उत्पादक मुर्गी की कलगी एकदम लाल सुर्ख होती है, मुरझाई हुई है तो अनुत्पादक। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं उत्पादक और अनुत्पादक मुर्गियों के बारे में, जिनकी चर्चा हम रास्ते रास्ते करते चलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो मुर्गी नस्ल वाला जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो नया टॉपिक है हमारा वो है मुर्गी आवास और मुर्गी आहार। चलो देख लीजिए आप।